हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के फिजिक्स का एक टॉपिक मोशन या फिर गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट को अच्छे से कंप्लीट किया था। आप उस क्लास को ज़रूर जाके देखिएगा। एक ही क्लास में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं मोशन या फिर गति क्या होती है। तो गति या फिर विराम क्या होता है। तो अगर कोई भी वस्तु है तो हमेशा दो ही अवस्था में रहेगी। उसके दो ही अवस्था होंगे, या तो वो गति कर रही होगी यानी गति की अवस्था में होगी, और या तो वो विराम की अवस्था में होगी। दो ही उसकी अवस्था पॉसिबल है, या तो वो मोशन में होगी या तो वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। अब मोशन या फिर रेस्ट का भी कैसे पता चलता है। तो गति या विराम का भी पता तब चलता है अगर हम किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष में देखें। अगर कोई ऑब्जर्वर है तो अगर हम ऑब्जर्वर के सापेक्ष में देखें और किसके, समय के, ऑब्जर्वर और समय के सापेक्ष में। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने एक व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर 2 मिनट में चला, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये 2 मिनट और 2 किलोमीटर पता कैसे चला। तो ये किसी न किसी पॉइंट के सापेक्ष में मेजर किया गया होगा। मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति है, ये जैसे घर है, तो इसको कैसे बताएंगे कि कैसे कितनी दूर है। तो क्या बोलेंगे, पेड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये यहाँ पे पेड़ क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर यानी कोई पॉइंट होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट होता है जो कि हमको, जिससे हम डिस्टेंस मेजर, जिससे हम कंपैरिजन करने के क्या करते हैं, कंपैरिजन करके गति या फिर डिस्टेंस या फिर वो व्यक्ति वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है, ये चीज़ पता लगाते हैं। तो ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। अब चाहे वो कोई पॉइंट हो, कोई पोल हो, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई स्थान हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। और दूसरा क्या मायने रखता है, दूसरा मायने रखता है समय और ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ही हम गति और विराम का पता लगाते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है, इसके सापेक्ष में कोई वस्तु है, उसमें ना समय में परिवर्तन हुआ ना ही उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, यानी ऑब्जर्वर से पहले भी वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी और बाद में भी कितने में है, समय बदलने के बाद भी वो 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है। तो क्या माना जाएगा कि वो वस्तु क्या है, वो वस्तु रेस्ट में है या फिर वो वस्तु कहाँ पे है, वो वस्तु विराम में है। अब दूसरा आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, इसमें समय के सापेक्ष में किसी वस्तु में स्थान में परिवर्तन हो रहा है। मतलब पहले वस्तु यहाँ पे थी, उसके बाद कहाँ पे पहुँच गई, पहले 1 किलोमीटर की दूरी थी, फिर पहुंच गई 2 किलोमीटर की दूरी में। तो यानी ऑब्जर्वर के सापेक्ष में पहले ऑब्जर्वर से 1 किलोमीटर की दूरी पे थी, बाद में कहाँ पहुंच गई, 2 किलोमीटर की दूरी में। तो यानी ऑब्जर्वर के सापेक्ष में उसके स्थान में परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, तो यह वस्तु किस में कहलाएगी, यह वस्तु गति में कहलाएगी। तो गति और विराम दोनों हम ऑब्जर्वर और समय के सापेक्ष में पता लगाते हैं। विराम की अवस्था का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे जमीन पर लगा हुआ पेड़, ये विराम की अवस्था में। कोई घर बना है, ये रेस्ट का उदाहरण हो जाएगा, यानी ये विराम की अवस्था में है। जो पेड़ है ये विराम की अवस्था में है। जो गाड़ी है, तो गाड़ी में जो को पैसेंजर होते हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे जो ये को पैसेंजर है क्या होंगे, एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। बल्कि जो बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए ये दोनों गति में होंगे, पर ये आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। और बाकी अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मोशन में कहलाएंगे। अब गति के प्रकार में आ जाते हैं। तो गति के तीन आधार पे गति के प्रकार होते हैं। पहला आधार क्या है, बीमा के आधार पे, और दूसरा है पथ के आधार पे या रास्ते के आधार पे, और तीसरा है दोहराव या फिर रिपीटिशन के आधार पे, दोहराव या रिपीटिशन के आधार पे। तो बीमा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमीय, दूसरा होता है द्विविमीय या फिर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं इसको। एक विमीय, द्विविमीय और एक होता है त्रिविमीय। ये बीमा के आधार पे है। पथ के आधार पे गति कितने प्रकार की होती है, एक होती है स्थानांतरीय गति, और दूसरी होती है घूर्णन गति, और तीसरी होती है दोलन या फिर इसको कंपन भी बोलते हैं, और चौथी होती है प्रक्षेप गति। क्या होती है, प्रक्षेप गति। ये पथ के आधार पे या फिर रास्ते के आधार पे होते हैं। अब दोहराव के या रिपीटिशन के आधार पे क्या होता है, एक होती है आवर्त गति, और दूसरी होती है सरल आवर्त गति।
कौन से? सरल, आवर्त गति। तो गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 आधार पे गति के प्रकार को बांटा गया। एक बीमा के आधार पे, दूसरा पथ के आधार पे, तीसरा दोहराव के आधार पर। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप गति और दोहराव के आधार पर एक आवर्त गति और दूसरा सरल आवर्त गति। अब बीमा के आधार पे अभी हमने देखा कितने प्रकार के होते हैं। बीमा के आधार पर 3 प्रकार की गति होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब बीमा होता क्या है? तो बीमा क्या होती है? 3 बीमाएं होती हैं। एक होती है लंबाई, दूसरी होती है ऊंचाई और तीसरी होती है चौड़ाई। ये 3 बीमाएं होती हैं। इन्हीं के आधार पे ये एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होती है। तो एक विमीय गति क्या होगी? एक विमीय गति वो होती है जिसमें किसी एक ही दिशा में गति हो रही हो, या फिर यह बोल देते हैं कि अगर सरल रेखा में गति हो रही होगी तो वो क्या कहलाएगी? एक विमीय गति। और सबसे अच्छा एक सटीक अगर हम देखें तो सबसे ये देखेंगे कि अगर किसी चीज़ में, किसी वस्तु के गति में सिर्फ एक ही बीमा में परिवर्तन हो रहा, चाहे वो लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे ऊंचाई में परिवर्तन हो और चाहे चौड़ाई में परिवर्तन हो, यानी सिर्फ एक बीमा में परिवर्तन आए, एक बीमा में चेंज आए या फिर एक बीमा में परिवर्तन आए, तो वो क्या कहलाएगा? एक विमीय गति। चाहे अब वो लंबाई में हो जाए, ऊंचाई में हो जाए या चौड़ाई में हो जाए। अब द्विविमीय गति क्या होती है? अगर किसी वस्तु में के 2 बीमा में परिवर्तन आए, अगर 2 बीमा में 2 डायमेंशन में परिवर्तन आ रहा तो वो क्या कहलाएगा? द्विविमीय गति कहलाएगा। अब 2 डायमेंशन चाहे लंबाई और चौड़ाई में हो जाए, चाहे लंबाई में और चौड़ाई में हो जाए, या फिर चौड़ाई में और ऊंचाई में हो जाए, या फिर ऊंचाई में और लंबाई में हो जाए, तो किसी 2 बीमा में अगर परिवर्तन हो रहा है, 2 बीमा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? द्विविमीय गति कहलाएगी। अब त्रिविमीय गति क्या होगी? तो ऐसे ही अगर एक बीमा में परिवर्तन हो रहा तो एक विमीय गति, द्विविमा में परिवर्तन हो रहा 2 बीमा में तो द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति क्या होगी? अगर तीनों बीमा में परिवर्तन हो रहा है, तीनों अगर बीमा में परिवर्तन हो रहा तो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय गति। यानी इसमें लंबाई में भी परिवर्तन होगा और चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा और ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा। एक विमीय गति के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे सीधी सड़क पर कोई गाड़ी चल रही, सीधी सड़क पर चलता वाहन, कोई भी वाहन अगर सीधी सड़क पर चल रहा है तो वह एक बीमा में उसके परिवर्तन हो रहा है, यानी वो सिर्फ दूरी तय कर रहा है, लंबाई तय कर रहा है, ऊंचाई या चौड़ाई तय नहीं कर रहा है। तो अगर कोई निश्चित ऊंचाई से कोई बॉल भी गिराई जा रही है तो वो भी एक विमीय गति में आएगी, क्योंकि उसके एक ही डायमेंशन में चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ ऊंचाई को ही कम कर रहा, यानी ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उसकी धीरे धीरे ऊंचाई ही कम हो रही है। जैसे वो ज़मीन के पास आता जाएगा तो ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा, बाकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो किस में आ जाएगा? एक विमीय गति में आ जाएगा। दूसरा है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में क्या हो जाएगा? तोप से दागे गोले की गति या नदी में नाव की गति। क्या बोलेंगे? नदी में नाव की गति या तोप से दागे हुए गोले की गति। फुटबॉल को जब हवा में मारते हैं, फुटबॉल को किक मारने पर जो गति होती है वो क्या होती है? वो द्विविमीय गति होती है, क्योंकि जब फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होती है? एक तो वो कुछ ऊंचाई भी लेती है और कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है, यानी वो लंबाई में भी परिवर्तन हुआ है और ऊंचाई में भी परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? द्विविमीय गति में आ जाएगा। और त्रिविमीय गति में क्या आएगा? तो जैसे जो पतंग वगैरह उड़ती हैं, पतंग का उड़ना, ये किस में आ जाएगा? त्रिविमीय गति में आ जाएगा। और गैस के अणुओं की गति, ये भी किस में आएगा? ये भी त्रिविमीय गति में आएगा। गैस के अणु की गति, ये भी त्रिविमीय में आएगा। यानी जो ऐसे किसी भी डायमेंशन में मोशन कर ले वो किस में आएगा? वो त्रिविमीय गति में आएगा। तो आपको एक विमीय और द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं पथ के आधार पर। पथ के आधार पर कौन कौन से होते थे? स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति और प्रक्षेप गति। तो स्थानांतरीय गति क्या होती है? ये किसके आधार पर है? पथ के आधार पर। तो स्थानांतरीय गति क्या होती है? अगर कोई गतिमान वस्तु है, यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसमें मोशन हो रहा, यानी उसके स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है, एक तो उसके स्थान में परिवर्तन होता है और स्थान में परिवर्तन होने के साथ साथ ये जो वस्तु है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है इसके सभी कण, जितने भी कण हैं वो क्या होंगे? समान वेग से गति करेंगे।
क्या करते हैं, समान वेग से गति करते हैं तो वो किस में आ जाता है, वो स्थानांतरी गति में आ जाता है। यानी क्या होगा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्थान में परिवर्तन होता है और स्थान में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो समान वेग से गति करते हैं तो किस में आ जाएगा, स्थानांतरी गति में आ जाएगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी की गति, क्या पृथ्वी के एक एक कण अलग अलग गति से घूमते हैं, नहीं। ट्रेन की गति, और क्या आ जाएगा, ट्रेन की गति, ट्रेन की गति भी स्थानांतरी मोशन में आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है, एक तो उसमें स्थान में परिवर्तन हो रहा है और दूसरा इसके जितने भी डिब्बे हैं सब समान गति से गति करते हैं, यानी सबका सेम ही मोशन होता है, सेम ही स्पीड होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक डिब्बे की अलग स्पीड, दूसरे डिब्बे की अलग स्पीड, तो वो किस में आ जाएगी, स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो स्थान में परिवर्तन होगा और दूसरे जितने भी पार्टिकल होंगे उस पिंड के सभी एक समान वेग से गति करेंगे, वो स्थानांतरी गति में आ जाएंगे। अब स्थानांतरी गति भी चार प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति ये किस में आ जाएगा, ये पहला है स्थानांतरी गति का प्रकार। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो किस में आ जाएगा, सरल रेखीय गति में आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कदम ताल देखे होंगे ना, जो सैनिकों की टुकड़ी जाती है, परेड जो होता है जिसको बोलते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, ये सरल रेखीय गति में आ जाएगी। और या फिर ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही, सीधे वो नीचे आ रही है, तो वो भी किस में आ जाएगी, सरल रेखीय गति में आ जाएगी। और सीधी समतल सड़क पर चलती हुई कोई चीज़, सीधी सड़क पर चलती गाड़ी, ये भी किस में आ जाएगा, सरल रेखीय गति में आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है वक्रीय गति। कौन सा, वक्रीय गति। वक्रीय गति को क्या बोलते हैं, वक्रीय गति को बोलते हैं कर्वलीनियर मोशन। कर्वलीनियर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घुमावदार, ऐसे कोई, ये जैसे मोड़ है ना, तो मोड़ पे जो गति होती है, चाहे वो किसी वस्तु की हो, व्यक्ति की हो या फिर किसी वाहन की हो, तो वो किस में आ जाएगी, वक्रीय गति में। यानी वक्र के रूप में जो गति होती है उसको वक्रीय गति कहते हैं। घुमावदार सड़क पर चलती हुई गाड़ी, घुमावदार सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, ये किस में आ जाएगा, वक्रीय गति में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगे, जैसे जो खिलाड़ी जो बास्केटबॉल को, अभी हमने पढ़ा था ना, जो बास्केटबॉल को खिलाड़ी मारता है, बास्केटबॉल को खिलाड़ी द्वारा मारना, तो जो खिलाड़ी बास्केटबॉल को मारता है तो वो भी क्या है, वक्रीय गति करता है। ये देखिए ऐसे गति करेगा ना, अगर किसी बास्केटबॉल को मारा जाता है तो एक वक्र की जैसे गति करते हुए जाता है और उसमें घुस जाता है, बास्केट में जाके मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वक्रीय गति बोलते हैं। तीसरा हो जाता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, यह स्थानांतरीय गति का तीसरा प्रकार है। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वक्रीय गति और तीसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गति करता है तो वो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में गति करता है तो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। अब वृत्तीय गति की एक और खासियत होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो केंद्र से किसी भी समय में समान दूरी पर ही होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी वो केंद्र से समान दूरी पर रहेगा, अगर यहाँ पे है तब भी वो केंद्र से सेम डिस्टेंस पे रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तब भी वो केंद्र से अपने सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। अब वृत्तीय गति के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसके, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस में आ जाएगी, वृत्तीय गति में आ जाएगी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी वृत्तीय गति में आ जाएगी। तो ये सारी क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति होते हैं। एक और गति होती है इरेगुलर मोशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन। इसको जिग जैग गति भी कहा जाता है, जिग जैग
गति, या फिर इसको ब्राउनियन गति भी कहा गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वो गति करते हैं, वो रैंडमली किधर भी गति करते रहते हैं। तो इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। जैसे गैस के अणुओं की गति जो होती है ना, गैस के अणु की जो गति होती है वो किस में आ जाएगी, जिग जैग मोशन या फिर अनियमित गति में आ जाती है। तो स्थानांतरीय गति 3 प्रकार की होती है मेनली, और वैसे कभी कभी ये चौथा प्रकार भी जिग जैग मोशन भी या ब्राउनियन गति भी पूछ लिया जाता है। कौन कौन से? सरल रेखीय गति, वक्रीय गति और वृत्तीय गति, और एक है जिग जैग मोशन। एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिएगा, एक क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं एक समान गति। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि जब समय भी सेम हो और डिस्टेंस भी सेम हो, समय और डिस्टेंस दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों ही ना बदलें, ना समय बदले और ना ही डिस्टेंस बदले, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर चला 5 मिनट में, फिर दूसरा 10 किलोमीटर चला 5 मिनट में, फिर तीसरा 10 किलोमीटर चला 5 मिनट में, यानी ना उसका समय बदला 5 मिनट ही रह गया, और ना ही उसका डिस्टेंस बदला कितना, 10 किलोमीटर। हर 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा। तो यहाँ पे समय भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। और बाकी जो घड़ी की गति होती है, घड़ी की सुइयों की गति, यह भी एक समान गति में आती है, पर किसमें, एक समान वृत्तीय गति में आती है। इसमें एक समान वृत्तीय गति, यानी वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है और एक समान गति कर रही है। इसमें समय और डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होता, मतलब कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, यह भी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। एक समान वृत्तीय गति, यानी किसी भी पॉइंट पे ना इसकी स्पीड चेंज होती है और समय भी क्या रहता है, सेम रहता है। यानी अगर यहाँ पे पहुँचेगी तो वो सेम स्पीड पे चलेगी, यहाँ पे पहुँचेगी तो सेम स्पीड पे चलेगी, और यहाँ पे पहुँचेगी तब भी वो सेम स्पीड पर ही रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। दूसरा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसमें समय तो सेम रहता है, जो समय है वह सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, पर डिस्टेंस बदल जाता है। समय सेम पर डिस्टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, पहले 10 मिनट में उसने 25 किलोमीटर चला, फिर दूसरे 10 मिनट में क्या चला, सिर्फ 5 किलोमीटर चला। यानी समय तो कांस्टेंट है, लिया 10 मिनट ही, पर डिस्टेंस उसकी बदल गई, पहले 25 किलोमीटर चला और फिर 5 किलोमीटर चला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखेंगे कि जैसे भीड़ भाड़ में, अगर भीड़ भाड़ के एरिया में कोई गाड़ी चलती है तो क्या होती है, क्या उसकी स्पीड सेम रहती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर सड़क खाली है तो वो तेज़ स्पीड से चलेगी, यानी 5 मिनट में उसने कितना चल लिया, 50 किलोमीटर चल लिया। पर अगर कहीं पे क्राउडेड एरिया आ गया जहाँ पे भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे वो 5 मिनट में हो सकता है 5 किलोमीटर ही चले। तो इसलिए इसमें समय तो सेम रहता है, समय नहीं बदलता है, पर क्या होता है, स्पीड बदल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर असमान गति बोली जाती है। क्या बोली जाती है, असमान गति। पथ के आधार पर दूसरी गति आ जाती है घूर्णन गति। एक गति हमने देख लिया कौन सी, स्थानांतरीय गति। दूसरी गति आ जाती है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के, ये देखिए, अगर वो अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो किस में आ जाएगा, रोटेटरी मोशन या फिर घूर्णन गति में आ जाएगा। इसमें क्या रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक्सिस के चारों ओर गति करता है, तो किस में आ जाता है, घूर्णन गति में। अब घूर्णन गति में वृत्तीय गति में क्या कोई अंतर समझ में आ रहा है? तो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होता। वृत्तीय गति भी क्या होती है, किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और घूर्णन गति भी होती है कि केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सिर्फ एक डिफरेंस रहता है, जो वृत्तीय गति होती है उसका जो केंद्र होता है अपने ऑब्जेक्ट से पृथक होता है। यानी वृत्तीय गति में केंद्र ऑब्जेक्ट से पृथक होता है, और जबकि जो रोटेटरी मोशन होता है उसमें जो केंद्र होता है वो ऑब्जेक्ट का ही केंद्र होता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ही केंद्र होता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा वाहनों की पहियों की गति।
वाहनों की पहियों की गति किस में आ जाएगी? रोटेटरी मोशन में आ जाएगी। जो वाहनों की पहिए होती हैं उनका खुद का ही एक्सिस होता है, उसी के इर्द गिर्द वो क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं, तो किस में आ जाएगा? घूर्णन गति में या रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति ये किस में आ जाएगी? ये भी रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? रोटेटरी मोशन कहलाएगा। रोटेटरी और वृत्तीय गति में वैसे तो कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ एक अंतर होता है कि इसका केंद्र अपने ऑब्जेक्ट से अलग होता है, पृथक होता है, और इसका केंद्र अपने ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा होता है, यानी ऑब्जेक्ट का ही केंद्र होता है। तीसरी गति में आ जाते हैं दोलन गति, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, व्यक्ति या ऑब्जेक्ट कुछ भी है जो अपने माध्य स्थित के दाएं तरफ, बाएं तरफ या अपनी माध्य स्थित के ऊपर या नीचे जो गति करते हैं, तो उस गति को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति कही जाती है। इसमें मेन काम किसका रहता है? माध्य स्थित का रहता है। किसका? माध्य स्थित का, यानी जो मीन पोजीशन होता है। ये क्या है? ये मीन पोजीशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के दाएं, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो उसको दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे जो घड़ी है, ये घड़ी के पेंडुलम की गति किस में आ जाएगी? दोलन गति में आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है वो झूला झूल रहा, तो ये उसकी माध्य स्थित हो गई। इसी से दाएं और इसी से बाएं या इसी से ऊपर और नीचे अगर गति करता है तो किस में आ जाएगा? दोलन गति में या ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा। और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल और क्या हो जाएंगे? अगर कोई स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उसको खींच कर अगर उसको छोड़ेंगे तो वो भी क्या करेगी? अपने माध्य स्थित के दाएं बाएं गति करेगी, यानी आगे पीछे गति करेगी। तो वो भी किस में आ जाएगी? वो भी दोलन गति या फिर कंपन गति का उदाहरण होती है। तो दोलन गति समझ में आ गया। इसमें मेन काम रहता है माध्य का, यानी मेन पोजीशन का, उसके आगे पीछे और ऊपर नीचे गति होती है, तो दोलन गति में आती है। अब पथ के आधार पर चौथी गति कौन सी होती है? प्रक्षेप्य गति। क्या होती है? प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। तो जो प्रक्षेप गति होती है इसमें दो तरह की गति होती है। एक गति कौन सी होती है? एक गति होती है कि एक गति ऊपर की ओर होती है, इसमें एक गति ऊपर की ओर होती है और एक गति बगल की ओर होती है, यानी इसमें दो डायरेक्शन में गति होती है, एक बगल की ओर और एक ऊपर की ओर। तो इसको क्या रखेंगे? इसको क्या देखेंगे कि इसमें दो तरह की गति होती है। एक होती है ऊपर की ओर और दूसरा हो जाएगा बगल की ओर। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर कैसे और बगल की ओर कैसे। तो जो प्रक्षेप गति है इसमें तीन चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं। कौन कौन सी? पहला यहाँ पे आ जाएगा क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास क्या होता है? तो वस्तु द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसको अगर हम फेंके तो ये ऐसे जाके, यानी कुछ ऊंचाई से जाके आके यहाँ पे गिर गया, तो क्या इसको भी दूरी में गिनेंगे? नहीं। तो ये जो डिस्टेंस तय किया, जो पृथ्वी पे, यहाँ पे पृथ्वी से फेंके और यहाँ पे आके ये पृथ्वी में गिर गया, तो ये जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास बोलते हैं। क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R होता है यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। ये क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला होता है। और क्षैतिज परास होता क्या है? ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज परास कहलाएगी। दूसरा आ जाता है अधिकतम ऊंचाई। तीन चीज़ें प्रक्षेप गति में होती हैं। पहला क्षैतिज परास, दूसरी अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? क्षैतिज परास में एक आध दो चीज़ें और याद रखिएगा। जैसे अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। ये कब के लिए? अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए, अधिकतम परास या रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री। और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो क्षैतिज परास उनका क्या हो जाएगा? सेम। मान लेते हैं दो कोई ऑब्जेक्ट हैं,
दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको 60 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है तो उनका परास क्या होगा, अब इनका रेंज भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इनका परास भी समान हो जाएगा, परास क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। पर एक कंडीशन और है, जो u का मान है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर u का मान समान है तो उसका परास भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये याद रखिएगा। एक तो परास की अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए, और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो उनका परास समान हो जाएगा, बशर्ते उनके u का मान भी क्या होना चाहिए, यानी वेग भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। u यानी यहाँ पे क्या होगा, वेग होगा, वेग भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखते हैं अधिकतम ऊंचाई को। अधिकतम क्या ऊंचाई क्या होती है, तो पिंड या फिर ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई जो अधिकतम ऊंचाई है वही उसी को क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, फेंका गया, अब कोई तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ पे जाके उसका जो वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेग क्या था, अधिकतम, यहाँ पे और तेज मान लेते हैं, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, फिर आगे गया तो फिर 40 मीटर हो गया, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम उसकी हाइट थी, यहाँ पे जाके वेग क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब वेग 0 हो गया तो वो वस्तु क्या होगी, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से ये कहाँ से, यहाँ पे 10, अब नीचे जैसे ही आएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, ऊपर गई, घटती गई, अब वहाँ से जैसे ही नीचे आएगी उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 मीटर पर सेकंड। अब फाइनली आके वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाएगी। तो एक कोई पॉइंट होगा ना, एक ये पॉइंट है ना, जहाँ पे क्या है, उसका वेग ऊंचाई, एक ऊंचाई ऐसी है जहाँ पे उसका वेग क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई। यानी वस्तु द्वारा चली गई अधिकतम ऊंचाई, जहाँ पर जाके उसका वेग 0 हो गया और जहाँ से वस्तु क्या हुई, नीचे गिरने लगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। अधिकतम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है h max बराबर, एक आप इसको याद रखिएगा, r यानी रेंज बराबर, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक है h max बराबर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या होता है, म्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए है। और अभी हमने देखा जो अधिकतम परास कहाँ पे, अधिकतम रेंज कितने में होती है, 45 डिग्री में होती है। ऐसे ही अधिकतम ऊंचाई, जो अधिकतम ऊंचाई कितने पे होती है, 90 डिग्री पे। यानी अगर किसी वस्तु को 90 डिग्री पे फेंका जाता है तब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच पाएगा। तब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे, यानी मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर होती है। अब दो चीज़ें हमने देख ली, एक क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज देख लिया और एक अधिकतम ऊंचाई देख ली। अब एक चीज़ और इसमें प्रक्षेप गति में आती है जो है उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है, अब उड्डयन काल क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का पृथ्वी से फेंकने के बाद वापस पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लगा है उसी को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तो मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको पृथ्वी से फेंके, ये वापस घूम घाम के जब आके वापस से पृथ्वी में गिरा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को, ये जो पूरा टाइम लगा है इसी को उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला, उड्डयन काल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T=2 म्यू साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या होगा, T=2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा। रेंज का फार्मूला क्या होता था, R=u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या, R=u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलिए प्रक्षेप गति के एक आधो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तोप का गोला जिसका अधिकतम परास, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, क्या है, जिसका अधिकतम क्षैतिज परास 16 किलोमीटर है। अब इसका प्रक्षेपित वेग ज्ञात करिए। यानी आपको दिया क्या है, क्षैतिज परास यानी आर मैक्स दिया है, आर मैक्स यानी अधिकतम क्षैतिज परास कितना दिया है, 16 किलोमीटर दिया है। और आपको पूछा क्या है, यू पूछा है, आर मैक्स दिया है और यू पूछा है। तो एक बार बताइए, अगर आर मैक्स अभी हमने पढ़ा है कि अधिकतम क्षैतिज परास किस में होता है, तो अधिकतम क्षैतिज परास 45 डिग्री में होता है। कितने में, 45 डिग्री में होता है। आर मैक्स कितने में ज़्यादा होता है,
सबसे ज़्यादा किस में होता है? 45 डिग्री में होता है। तो चलिए अब फॉर्मूले पे पुटअप करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आर मैक्स का, यानी परास निकालने का फॉर्मूला है, अपॉन जी। अब बताइए यहाँ पे आर मैक्स दिया है, आर मैक्स कितना दिया है? 16 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मीटर में, ये यू पूछा है, इसको अलग है, मीटर में अगर बदलेंगे 16 किलोमीटर को तो हो जाएगा 1600 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर में ही निकालते हैं। तो आर मैक्स की जगह पे क्या लिख दिए, या यहाँ पे लिख देते हैं 1600 मीटर। तो इसकी जगह पे हम लिख दिए 1600 मीटर। और यू स्क्वायर की वैल्यू अभी हमको निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2 थीटा। तो 2 45 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ पे हम जी की वैल्यू 10 ही लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये 1600 है, यहाँ पे क्या है? 16,000, 1600 नहीं 16,000। यहाँ पे ये 16,000 है, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री आ जाएगा अपॉन 10। अब हमको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं। अब ये 16,000 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 10। तो ये 10 जाके उधर इधर डिवाइड में है, तो उधर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अरे इसका स्क्वायर हटा के इसको डायरेक्ट रूट में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करना? चाहे मल्टीप्लाई कर दें तो एक जीरो भी बढ़ जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16,000, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है ना ये। तो अब बताइए यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू की वैल्यू आ जाएगी 400 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगी? 400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? उसका क्या पूछा था? प्रक्षेपित वेग याद करिए। तो प्रक्षेपित वेग यानी यू, तो यू की वैल्यू क्या आ गई? यू की वैल्यू आ गई 400 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये परास का फॉर्मूला आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक उड्डयन काल का, एक परास का, और एक अधिकतम ऊंचाई का। अगला प्रश्न है, एक कोण को 30 डिग्री के कोण पर एक कण को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब उसकी अधिकतम ऊंचाई तथा उसका उड्डयन काल क्या होगा यदि प्रक्षेपित वेग 80 मीटर पर सेकेंड है? क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कण को 30 डिग्री के कोण पर क्या किया जाता है? फेंका जाता है। निकालने को क्या है? अधिकतम ऊंचाई और उसका उड्डयन काल। यानी यू हमको दिया है, यू की क्या दिया है? 80 मीटर पर सेकंड, यानी प्रक्षेपण वेग दिया है। थीटा की वैल्यू दी है कितनी? 30 डिग्री दी है। अब पूछा क्या है? पूछा है एच मैक्स, यानी अधिकतम ऊंचाई पूछी है, और साथ ही उड्डयन काल पूछा है, यानी टी की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले चलिए एच मैक्स निकालते हैं। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 2g। ये अधिकतम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा? u की वैल्यू क्या है? 80 इंटू 80 साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10। अब जो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है क्या? 1/2 होती है। अब यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 80 रहा ही आएगा, नहीं तो यहाँ पे कट कर देते हैं पहले। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये 2 से 4 कट हो जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा? 320 बचा। क्या बचा? 320। 0 से 0 4, यहाँ पे बचा क्या? 320 बचा, और साथ में क्या बचा? ये साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 1/2 का क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 320 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4, मल्टीप्लाई में 1/4। ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा? 80 मीटर। यानी ये हाइट आ गई। हाइट कितनी है? 80 मीटर आ गई। अब हमको क्या निकालना है? उड्डयन काल निकालना है। तो उड्डयन काल यानी टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? तो u की वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? यहीं पे लिख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब कट करिए।
तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 कट हो जाएगा और 4 2 जा 8, यानी टाइम कितना आ जाएगा, 8 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा था, अधिकतम ऊंचाई पूछा था। अधिकतम ऊंचाई कितनी आई, 80 मीटर आई। और उड्डयन काल पूछा था, तो उड्डयन काल कितना आया, 8 सेकंड आया। अब हम दो आधार पे गति को देख लिए हैं पूरा। एक क्या है, विमा के आधार पे, दूसरा है पथ के आधार पे। अब हम तीसरे आधार पे आ जाते हैं। तीसरा आधार क्या है, दोहराव या रिपीटिशन के आधार पे। दोहराव के आधार पे दो प्रकार की गति होती है, एक होती है आवर्ती गति और दूसरी होती है सरल आवर्त गति। आवर्ती गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक निश्चित पथ पे, यानी एक निश्चित रास्ते में एक फिक्स समय अंतराल के बाद, यानी उसका टाइम ड्यूरेशन भी क्या हो, फिक्स हो, अपने जहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे वापस पहुँच जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई में बताइए जो क्या है, 1 मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में जाएगी तो वहीं पे पहुंच जाएगी। घंटे वाली सुई 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे जाके पहुंच जाएगी। और जो क्या बोलते हैं, मिनट वाली सुई 60 सेकंड में पहुंच जाएगी और घंटे वाली सुई 60 मिनट में पहुंच जाएगी। और जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। जो मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली सुई क्या होगी, 1 मिनट में। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। और मिनट वाली सुई ये 1 घंटे में या 60 मिनट में वहाँ पे जाके पहुंच जाएगी। और जो घंटे वाली सुई है वो क्या होगी, 12 घंटे में अपनी गति की पुनरावृत्ति करते हुए जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर पहुँच जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आवर्ती गति बोलते हैं, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापिस वहीं पर जाके सेम समय अंतराल में पहुंच जाना, यह क्या कहलाता है, आवर्ती गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन है, वो पृथ्वी की घूर्णन गति किस में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी, आवर्ती गति में। यानी वो 24 घंटे में अपनी पृथ्वी की घूर्णन गति का एक आवर्त काल कितना होता है, 24 घंटे का होता है। जबकि जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन का होता है। ये परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल है। और इसका क्या है, आवर्त काल कितना होगा पृथ्वी का, आवर्त काल कितना होता है, आवर्त काल होता है 24 घंटे का। तो इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, यानी इनका क्या है, जो आवर्त समय अंतराल है वो फिक्स है, यानी 24 घंटे में क्या होगी, एक बार घूमेगी, आवर्त काल इसका है। और परिक्रमण काल कितना है, 365 दिन का। तो ये किस में आ जाती है, ये आवर्ती गति में आ जाती है। और दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है कि अगर कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहा जाता है। जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम ये किस में आ जाएगा, पेंडुलम की गति ये सरल आवर्त गति में आता है। ये जैसे सरल, उसमें दोलन गति में हमने क्या देखा था, माध्य स्थित से आगे और पीछे। जबकि जो सरल आवर्त गति क्या होती है, जैसे माध्य स्थित से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आए और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को क्या बोलते हैं, एक आवर्त बोलते हैं। यानी जहाँ से स्टार्ट किए थे घूम फिर के वहाँ तक पहुँचने को क्या बोलते हैं, एक आवर्त बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है, आगे पीछे गति करता है, तो किस में आ जाएगा, सरल आवर्त गति में आ जाएगा। तो आज के क्लास में हमने गति और गति के प्रकार को पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट देख लिया है। गति से प्रश्न पूछे जाते हैं, गति से पूछे जाते हैं जो गति के नियम हैं, गति के समीकरण हैं, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने गति को पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे गति के नियम और गति के समीकरण के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।